दोस्तों, मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों के अनुमान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम आज ये जान पाने में सफल हो पाए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ पर है। लेकिन खुद को जान पाने का यह सफ़र बहुत ही लंबा है। एक वक्त वह भी था जब धरती ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी और सभी का यह मानना था कि सूर्य और अन्य जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रपिंड, उल्कापिंड हैं, वह धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि कोई इस तथ्य को गलत ठहराने की कोशिश करता था तो उसको कड़ी सज़ा दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन रोम में यह माना जाता था कि इस पर सवाल खड़ा करना भगवान को चुनौती देना है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सामने आ गया। तो चलिए आज हम करवाते हैं आपको पूरे ब्रह्मांड का सफ़र, जहां हम अपने घर से लेकर और वहां तक का सफ़र तय करेंगे जहां तक अभी इंसान और हमारा विज्ञान पहुंच चुका है। तो दोस्तों, धरती यानी कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं, जो कि हमारा घर है, उसको तो आप जानते ही होंगे। यह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी देवी देवता के नाम पर नहीं है। पृथ्वी के बाद चलते हैं हम अपनी अंतरिक्ष की सबसे नज़दीकी पिंड और हमारी धरती का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर, जहाँ पर धरती के जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना पानी, ना वातावरण और ना ही जीवन। ऐसा माना जाता है कि चांद का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर एक मंगल ग्रह जितना एक बड़े पिंड के टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और आगे चलकर पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते हमारी धरती का उपग्रह बन गया। दोस्तों, इसके बाद आता है सूर्य। हमारा सूर्य हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी शक्ति है और धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है, और इसके प्रकाश से ही हमारा 8 ग्रहों का सौरमंडल प्रकाशित है। इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी समूची सौर व्यवस्था टिकी हुई है, जिसकी शुरुआत सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध से शुरू होती है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसकी सतह क्रेटरों से अटी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चांद की तरह ही नज़र आती है, जो साबित करता है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों साल तक बेजान रहा होगा। अब तक हमारी पृथ्वी से 2 अंतरिक्ष यान मरक्यूरी ग्रह पर जा चुके हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है मैरिनर 10। यह यान 1974 से 1975 के बीच 2 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। और दूसरे पर आता है मैसेंजर प्रोब। यह यान 2004 में नासा द्वारा भेजा गया था। इसने 2011 में बुध ग्रह के चक्कर लगाए और इससे पहले जनवरी 2008 में कभी न देखी गई हाई क्वालिटीज़ फ़ोटो भेजी। बुध ग्रह के लगभग 50% हिस्से का मैप बनाया जा चुका है, लेकिन सूर्य के बहुत नज़दीक होने की वजह से और अत्यधिक प्रकाश और चकाचौंध की वजह से हबल दूरबीन इसके बाकी हिस्से का नक्शा नहीं बना पाती। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकाश, संरचना, गुरुत्वाकर्षण कुछ धरती की तरह ही है। वीनस एसिड से भरे बादलों की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसकी सतह नज़र नहीं आती। इसकी सतह पर काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है। 100 किलोमीटर के दायरे में आपको 150 बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। शुक्र ग्रह की ऊपरी सतह पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद शुक्र ग्रह पर बारिश नहीं होती। हालांकि सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर तेजाब की बारिश ज़रूर होती है, लेकिन वह सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अरबों साल पहले इसकी सतह पर पर्याप्त पानी मौजूद था, जो समय के साथ साथ भाप बनता रहा और एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। शुक्र ग्रह पर जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निचले और बीच के बादलों की परतों में रहने लायक माहौल मौजूद है। अगले नंबर पर आता है मार्स। 1965 में भेजे गए मैरिनर 4 से अब तक भेजे गए सभी मंगलयानों से मिली जानकारी हमें यह बताती है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल को वैज्ञानिक इस नज़र से देखते हैं कि भविष्य में इस पर बस्ती बसा पाएंगे। अगला है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमा के साथ जुपिटर अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम की तरह है। अगर सौर व्यवस्था के बाकी सारे ग्रहों को मिला लिया जाए तब भी वे जुपिटर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसकी सतह पर इसका एक ग्रेट रेड स्पॉट है। भयंकर तूफान से बना यह लाल धब्बा हमारी धरती से भी 3 गुना बड़ा है।
अनुमान है कि बृहस्पति ग्रह का यह तूफान पिछले 350 सालों से नहीं था। अगला आता है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। शनि अपने शाही छल्लों से घिरा हुआ है और सौरमंडल में सबसे खूबसूरत नजर आता है। यह छल्ले बर्फ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि की सतह से ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और वायुमंडल को कैद करके रखने वाला हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। उसके बाद आता है यूरेनस एंड नेपट्यून। ये दोनों सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं जो हमारे पूर्वजों की जानकारी से बाहर थे और इनका पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद ही लग पाया। ये दोनों ही सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह हैं। दोस्तों, सौरमंडल और इन ग्रहों से भी आगे है क्यूपर बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज़्यादा फैली है, जिसमें लाखों की संख्या में खगोलीय वस्तुएं मौजूद हैं जो ठंड से जमे पानी, मीथेन और अमोनिया की बनी हैं। इनमें से एक हमारा ग्रह भी है जिसका नाम है यम यानी प्लूटो, लेकिन वैज्ञानिकों ने यम यानी प्लूटो को 2006 में सौरमंडल के ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। इस ग्रह को क्यों हमारे सौरमंडल की लिस्ट से हटाया, उसके बारे में हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसके भी आगे है मानव इतिहास का सबसे महान अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 अपने 40 साल के सफ़र में हमारे सौरमंडल से भी बाहर जा चुका है। यह यान हमारी धरती से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है। यह मानवों द्वारा भेजा गया एक ऐसा यान है जिसने इंसानों को सबसे ज़्यादा सौरमंडल में छिपे रहस्यों के बारे में बताया। और यही हमारा सौरमंडल ख़त्म हो जाता है, जहाँ से हमारा सूर्य एक सामान्य तारे की तरह दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अभी तक के सफ़र में हम अपने सफ़र से इतना दूर आ चुके हैं कि उसके प्रकाश को भी यहाँ आने में 1 साल का समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अरबों की संख्या में कुछ छोटे छोटे कॉमेट्स अब भी सूरज के खिंचाव की वजह से बने हुए हैं। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है, जिसको हम ऑर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ऑर्ट क्लाउड एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसीलिए ऑर्ट क्लाउड वाकई में ही है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर यह सिर्फ वैज्ञानिकों का मत है। माना जाता है कि ये बादल हमारे सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत ही कम रह जाता है और यही है हमारे सोलर सिस्टम का अंत। लेकिन ब्रह्मांड का सफ़र तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद ऐसी जगह आती है जहां हम इंसानी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। हमको वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इसीलिए यहां हमको इंफ्रारेड विज़न की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमको सौरमंडल में छिपे हुए वे ग्रह जिन तक किसी तारे की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, वे ग्रह भी दिखाई देंगे, जिनको हम रोग प्लैनेट कहते हैं। रोग प्लैनेट यह वे प्लैनेट होते हैं जिनका कोई तारा नहीं होता और जो इस अंधेरे में अकेले भटक रहे होते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे ग्रहों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लैनेट परिवार के उन सदस्यों की तरह हैं जो बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। यह रोग प्लैनेट भले ही ऊपर से बर्फ़ की मोटी चादर से ढके हों, लेकिन इनके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है और क्या पता इन पर जीवन किसी और तरीके से सांस ले रहा हो। इससे आगे जाने पर हमको दिखती है हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे। आकाशगंगा में चमकता हर एक बिंदु अपने आप में एक विशाल तारा है और हम हमारी गैलेक्सी में एक छोटे से बिंदु पर मौजूद हैं, यानी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। और यहाँ पर हमारे सफ़र का एक और पड़ाव ख़त्म होता है। उसके बाद उससे बाहर जाएं तो हम इतनी दूर चले जाएंगे कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हज़ारों साल लग जाएंगे और यहाँ से हम अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं और करीब 4 अरब साल बाद ये आपस में टकरा जाएंगी। ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी गैलेक्सियाँ आपस में मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ से अपनी तरफ से गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। अगर आप इसको देखकर हैरान हो तो यह जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ही हज़ारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, यानी एक सुपर क्लस्टर में हज़ारों गैलेक्सीज़ के लोकल ग्रुप हो सकते हैं। और यदि यहाँ कोई आकार में हमें कोई प्रकाश का छोटा सा बिंदु भी दिखाई देता है
तो वह अपने आप में ही एक पूरी के पूरी गैलेक्सी है, जिनमें हर गैलेक्सी में अरबों तारे समाये हुए हैं। करोड़ों पिंडों, दर्जनों ग्रह, उपग्रह और कॉमेट से जो एक तारे की परिक्रमा करते हैं उसको हम सौरमंडल कहते हैं। और न जाने कितने करोड़ों सौरमंडल को मिलकर बनती है हमारी गैलेक्सी, और अरबों आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है एक सुपर क्लस्टर। और इसके बाद भी हम इस सुपर क्लस्टर को अपने ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों से भी ज़्यादा सुपर क्लस्टर होने की संभावना है। करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रह्मांड, जिसको हम ज्ञात ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे विज्ञान की भी सीमा समाप्त हो जाती है। इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज्ञात ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सी समाई हुई है और इसका व्यास 91 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लाइट को भी 91 अरब साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन यह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज़ है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि यह विशाल ब्रह्मांड समुद्र में तैरती हुई एक बूंद की तरह है, जहाँ इसके जैसे अनेक ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक ब्रह्मांड मिलते हैं तो हम इसको सिद्धांत को महाब्रह्मांड यानी कि मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक अंदाज़ा है जो कि गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसको देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जब ब्रह्मांड में हमारा सूर्य भी एक धूल के कण के जितना नज़र आता है, वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ब्रह्मांड तक ही हमारी सीमा समाप्त हो जाती है या इससे भी आगे बाहर मल्टीवर्स होने की संभावना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।